मेरे YouTube चैनल पर आपको म्यूचुअल फंड की एक पूरी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट देखने के लिए मिलेगी, जहां पर बिगिनर से लेकर एक्सपर्ट्स के लिए मैंने कंटेंट क्रिएट किया है म्यूचुअल फंड के डोमेन में कि किस तरीके से एक बिगिनर को म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, कब उन्हें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियोस मिस किए हैं तो ऊपर आई बटन में मैं म्यूचुअल फंड प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो भी दे दूंगा। यहाँ पर आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम कैटेगरी वाले म्यूचुअल फंड्स को, क्योंकि यहाँ पर काफी लोगों के ये प्रश्न थे मेरे पिछले म्यूचुअल फंड वाले वीडियो में कि बेस्ट ईएलएसएस फंड्स बताइए। जाहिर सी बात है, मार्च का महीना चल रहा है, यहाँ पर लास्ट मिनट काफी लोग अपनी टैक्स सेविंग की जो प्लानिंग है वो करते हैं और उसी वजह से यहाँ पर वो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स की कहीं ना कहीं खोज में लगे हुए हैं और उन्हें बेस्ट ईएलएसएस फंड्स की यहाँ पर जानकारी की अपेक्षा भी है। तो उसी को देखते हुए मैं आज के इस एजुकेशनल वीडियो में आपके साथ एक प्रयास करूंगा कि कैसे आप बेस्ट ईएलएसएस फंड्स को सर्च कर सकते हो और उसके साथ मेरे जो 5 बेस्ट ईएलएसएस कैटेगरी के टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स हैं उसकी भी जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन पूरे लॉजिकल और रीजनिंग के साथ एक्शनेबल इनपुट को शेयर करूंगा ताकि आपको एक एक इन्फॉर्मेशन बारीकी से पता चल सके। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सीरियस वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। अब आज के इस वीडियो में म्यूचुअल फंड के एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए हम यूज करने वाले हैं टिकरटेप के प्लेटफॉर्म को, और आप भी अगर चाहो तो आप इनके प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अब यहाँ पर ये टिकरटेप का जहां पर लोगो है उसे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये म्यूचुअल फंड स्क्रीनर का आपको ऑप्शन दिखेगा, इसे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये कैटेगरी है, सिंपली यहाँ पर आपको ईएलएसएस टाइप करना है तो आपको नीचे दिख जाएगा इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ईएलएसएस, इसे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कुछ फिल्टर्स होते हैं, जैसे कि असेट अंडर मैनेजमेंट कितना है उस फंड का, सीएजीआर रिटर्न्स कितने हैं 3 साल के, और यहाँ पर 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है ईएलएसएस फंड्स में, तो उस वजह से 3 साल का यहाँ पर एक फिल्टर लगा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि एक्सपेंस रेशियो कितना है उस पर्टिकुलर फंड का। तो ये सारे फिल्टर्स आपको दिख जाएंगे। इनमें से कोई भी फिल्टर मिसिंग है तो सिंपली आप उसे ऐड फिल्टर में जाके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ एक और आखिरी फिल्टर मैं हमेशा प्रेफर करता हूं सिलेक्ट करने का, वो है पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन का। यहाँ पर जो पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन के अंदर जो टॉप 10 होल्डिंग्स है उनकी, उसमें उनका कितना कंसंट्रेशन है। अब इस ऑप्शन के मदद से मुझे ये पता चल जाता है कि उस फंड ने 100 रुपए में से कितने रुपए केवल 10 कंपनियों में इन्वेस्ट करके रखे हैं और वो 10 कंपनियां फिर कौन सी है। तो इसे मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा और डन कर दूंगा। और ये चीज करने के बाद यहाँ पर आपको ये सारे जो हेडर्स है वही दिखेंगे जो फिल्टर्स हमने सिलेक्ट किए हैं। तो 56 एज अ रिजल्ट है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसे एक्सपोर्ट कर दूंगा क्योंकि मेरे पास टिकरटेप का प्रो वर्जन है। अगर आपके पास प्रो वर्जन नहीं है तो आपको यहीं से ये सारी चीजें एडजस्ट करके देखनी पड़ेगी, लेकिन प्रो वर्जन भी अच्छा है, आप चाहो तो यूज कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको, जैसे मैंने कहा, लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट रिजल्ट को क्लिक करता हूँ और इसके बाद इस शीट को ओपन कर देते हैं। अब ये शीट ओपन हो चुकी है हमारे सामने। अब इसे थोड़ा सा हम डेकोरेट कर देंगे। आप चिंता नहीं कीजिएगा, फॉन्ट्स आपको शायद छोटे दिख रहे हो, लेकिन मैं पूरा ये प्रयास करूंगा कि मैं इसे बड़ा कर दूं। लेकिन पहले कुछ स्टेप्स कर लेंगे, उसके बाद हम जो फॉन्ट्स हैं उसे बड़ा भी कर देंगे। अब देखिए, इस एक्सेल शीट को मैंने थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना दिया है। अब यहाँ पर मैं कुछ फिल्टर्स लगाऊंगा, उसके बाद इसके फॉन्ट की साइज में बड़ी कर दूंगा। तब तक आप अपने मोबाइल में इस वीडियो की क्वालिटी को हाई कर दोगे तो आपको सारे जो ये नंबर्स हैं वो अच्छे से दिखाई भी देंगे। तो इसे मैं फिल्टर क्या लगाऊंगा, फिल्टर लगाऊंगा कि जो एक्सपेंस रेशियो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये मेरा पहला क्राइटेरिया रहता है। सीएजीआर रिटर्न्स जो है 3 साल के, वो 20% या उससे ज्यादा होने चाहिए। तो इसे मैं उस तरीके से सेट कर दूंगा। लिस्ट छोटी होती जा रही है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 10 म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। लेकिन इनमें जो ये 00 वाले हैं ना, उसे मैं हटा दूंगा। ये 00 वाले जो हैं स्पेसिफिकली, इसे मैं सिलेक्ट करके इन्हें मैं हटा दूंगा। अब उसके बाद मेरे पास यहाँ पर जो लिस्ट है वो आ चुकी है। अब ये 6 का जो नंबर है वो हमारे सामने आ चुका है। तो इसमें हम थोड़े से और अपने कुछ स्टेप्स हैं उसे परफॉर्म करेंगे देखने के लिए कि 6 के 6 बेटर हैं कि नहीं है। अब मैं यहाँ पे कुछ कॉलम्स को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ईएलएसएस फंड्स है सारे, तो इन्हें मैं डिलीट करता हूँ। जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है केवल उसे रखता हूँ और मैं इसे काफी बड़ा भी कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए फॉन्ट्स को देखने में। अब देखिए, पहला जो फंड है वो है डीएसपी टैक्स सेवर फंड। इसका जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो 9,855 करोड़ का है। सीएजीआर 20% से ज्यादा का है। 3 साल के सीएजीआर को मैं यहाँ पर रेफर कर रहा हूँ।
एक्सपेंस रेशो 1 से कम है। और यहाँ पर 100 रुपये में से 47 रुपये 60 पैसे इस फंड ने अपने 10 कंपनियों को दिए हुए हैं। तो मुझे ठीक लग रहा है, ज़्यादा नहीं है ये। कोई फंड क्या होते हैं, उन्होंने 70-80 रुपये 100 रुपये में से टॉप 10 में ही लगाए होते हैं। उनके पोर्टफोलियो में भले ही 35-40 कंपनीज शामिल होती हैं, लेकिन 60-70 रुपये उनके जो हैं वो सिर्फ टॉप 10 कंपनीज में होते हैं। तो वहाँ पर वोलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है। उस वोलेटिलिटी को कुशन करने के लिए मैंने इस क्राइटेरिया को सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि टैक्स सेवर फंड्स दोस्तों ऐसे भी होते हैं लोग जो पीपीएफ को ऑल्टरनेटिव देखते हैं, ईपीएफ का ऑल्टरनेटिव देखते हैं। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैं टैक्स सेवर फंड्स में डाल दूंगा, उससे अच्छा तो मेरा टैक्स भी बचेगा। एफडी का ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं। वैसे म्यूचुअल फंड्स कभी भी एफडी का ऑल्टरनेटिव नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग इस माइंडसेट से आते हैं कि यार एफडी 6% और यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स 20%, देखो दिपिन सर दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें रिस्क होती है। गारंटीड नहीं होते कि 3 साल के बाद ये फंड उसी तरह से ही परफॉर्म कर पाए। लेकिन हमारा काम क्या है, मेरा स्पेशली काम क्या है, मैं आपको उस तरीके से एजुकेट करूं कि आपको पता चल सके कि कम से कम वोलेटिलिटी कहां पर है। अब यहाँ पर जैसे कि डीएसपी टैक्स सेवर फंड, इसे मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर टिकरटेप के ही प्लेटफॉर्म पर इसे सर्च करूंगा। तो आप ये उनकी चेकलिस्ट देख सकते हो। कोई भी आपको यहाँ पर रेड फ्लैग नहीं देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर 5 ईयर्स के जो CAGR रिटर्न है वो भी ठीक ठाक है, 14.30% के हैं। यहाँ पर एक्सेल में जो आप देख पा रहे हो 3 ईयर्स के हैं। यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 5 ईयर्स के हैं। ठीक है, यहाँ पर आप पोर्टफोलियो में जाते हो तो पोर्टफोलियो में आपको देखने के लिए मिलेगा कि कौन सी होल्डिंग्स हैं इस फंड के पास, यानी कि इस फंड के अंदर कौन सी कंपनीज में, कौन से स्टॉक्स में किस तरीके की वेटेज है। तो वो भी आप यहाँ पर स्क्रॉल करके आसानी से देख सकते हो। उसके बाद ये जो दूसरा फंड था PGIM इंडिया ELSS टैक्स सेवर फंड, इसे लेते हैं। इसे मैं यहाँ पर पेस्ट करके सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रीन दिखेगा और 5 साल के CAGR रिटर्न्स भी इस फंड के बेटर है। मान लीजिए 3 साल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया तो 5 साल वेट करके भी आपको ये फंड हो सकता है अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे दे। उसके बाद हम IDFC टैक्स का जो ये फंड है एडवांटेज का, उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर भी टिकरटेप की अगर हम चेकलिस्ट को देखें तो सब कुछ ग्रीन में दिख रहा है और 5 साल के CAGR रिटर्न्स 18% के आसपास है। इसके भी आप पोर्टफोलियो को देख सकते हो, फंड मैनेजर्स को देख सकते हो। ओपिनियंस वाले टैब में आप यहाँ पर अलग अलग ओपिनियंस और फंड रिव्यूज जो होते हैं उसके वीडियोस देख सकते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फंड है वो है कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड। इस फंड ने भी काफ़ी नाम कमाया है दोस्तों। यहाँ पर भी आप देखोगे टिकरटेप की जो चेकलिस्ट है वो सब कुछ ग्रीन है और 5 साल के CAGR रिटर्न 18.5% के आसपास है, जो बहुत ही बढ़िया है। अभी तक के फंड की जो एनालिसिस हम कर रहे थे उसमें इस फंड के CAGR रिटर्न्स 5 साल के हिसाब से भी अच्छे हैं और यहाँ पर अगर 3 साल के हिसाब से देखें तो वो भी बहुत बढ़िया है, 22% के आसपास है। उसके बाद आता है मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड। इसने भी काफ़ी नाम कमाया है वैसे। इसमें भी अगर आप चेकलिस्ट को देखोगे तो सब कुछ ग्रीन दिखेगा आपको और यहाँ पर भी 5 साल के CAGR रिटर्न्स 19.62% के हैं, क्लोज टू 20% के हैं और 3 साल के भी CAGR जो रिटर्न्स है वो 22% के हैं। उसके बाद है कॉर्न टैक्स प्लान, जिसका AUM बहुत कम है, 800 करोड़ के आसपास है जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसे एक बार सर्च कर लेते हैं। तो कॉर्न टैक्स प्लान को जैसे सर्च करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि टिकरटेप के चेकलिस्ट के हिसाब से एक एरिया में रेड फ्लैग है, सिग्निफिकेंट होल्डिंग्स हैव अंडरलाइंग रेड फ्लैग्स। देखिए, जब हम मेहनत करते हैं ना तो कुछ ना कुछ ऐसा निकल कर आता है। रिसर्च 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 टिल द टाइम यू आर कन्विंस्ड यू गेट द बेस्ट। ठीक है, अभी शायद जो मैं स्टेप्स कर रहा हूँ एक छोटे से वीडियो में कवर करने के लिए, ये बहुत ही बेसिक स्टेप्स हो। आपको कुछ ज़्यादा करना है जब तक आप कन्विंस्ड नहीं हो। अभी यहाँ पर मुझे रेड फ्लैग दिख गया, पहले ही मुझे इसका AUM थोड़ा सा कम लग रहा था, 800 करोड़ के अंदर का AUM है। CAGR रिटर्न्स में कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल के 24% है और यहाँ पर मेरे ट्रैकर में तो 3 साल में 35% से ज्यादा है। तो मुझे ना 2 चीजें यहाँ पर खटक रही हैं। पहली जो चीज है ना, मुझे ये वाली चीज खटक रही है कि AUM थोड़ा सा कम है। उसके बाद मुझे ये वाली जो टॉप 10 होल्डिंग्स है ना, अगर मैं बाकियों से कंपेयर करूँ तो यहाँ पर मुझे ज्यादा लग रही है पर्सनली। ठीक है, अब ये चीज अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, वक्त बताएगा। रिटर्न्स तो बहुत अच्छे बने हैं लेकिन यहाँ पर फ्लैग है रेड। अब ये रेड क्यों दिखा रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। पोर्टफोलियो में जैसे आप जाओगे ना, यहाँ पर आप स्क्रॉल करोगे तो इनके पोर्टफोलियो में काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जिनमें रेड फ्लैग है। जैसे वेदांता में रेड फ्लैग है, टू मच प्रमोटर होल्डिंग इज प्लेस्ड। ठीक है, उसी तरह IRB इंफ्रा के अंदर 2 रेड फ्लैग है। एक तो प्रमोटर्स की होल्डिंग प्लेस्ड है, उसी के साथ यहाँ पर डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी भी टिकरटेप दिखा रहा है इस कंपनी के लिए। ठीक है, और फिर GMR इंफ्रा के अंदर भी सेम ही चीज़ें हैं, रेड फ्लैग्स हैं। तो इनके पोर्टफोलियो में काफ़ी रेड फ्लैग वाली कंपनियां हैं। हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला काम होता है ना,
वो मुझे दिख रहा है। तो आप कैसे इन्वेस्टर हो, मुझे आपका रिस्क प्रोफाइल नहीं पता है, आपके इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंसेस नहीं पता है, लेकिन एक कंजर्वेटिव अगर इन्वेस्टर है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर रैंकिंग अगर दें तो ये रैंक 1 2 3 4 5 इस रैंक को फॉलो करके कोई भी इन्वेस्टर चाहे तो यहाँ पर अपने ELSS फंड का जो चुनाव है वो कर सकता है, क्योंकि इन 5 फंड्स में मुझे ठीक ठाक चीज़ें दिखी है। तो ये 5 ELSS कैटेगरी के फंड्स मुझे लग रहा है इस समय ठीक ठाक, लेकिन अगर आपके पास भी कोई और अच्छी जानकारी है तो उसे नीचे कमेंट्स में लिखिए। मैंने मेरे लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से आपके साथ स्टेप्स को शेयर किया कि किस तरीके से रिसर्च परफॉर्म कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या बेसिक क्राइटेरियाज हैं, और इसके आगे अगर किसी को एडवांस रिसर्च करनी हो तो डेफिनेटली वो करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, टिल द टाइम यू आर नॉट कन्विंस्ड, जब तक आप कन्विंस नहीं हो रहे हो अपने रिसर्च से कि हाँ ये फंड मुझे बहुत ही बेटर लग रहा है, तब तक आपको रिसर्च वाली जर्नी को रोकना नहीं। ज़्यादा दिक्कत लगे आप अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के सलाह से अपनी इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रेटजी है उसे डिज़ाइन कीजिएगा, उसका जो डिसीजन है उसे लीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से नहीं लीजिएगा। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये स्टेप्स लेकर आप कहीं ना कहीं ELSS टैक्स सेवर फंड्स की जो जानकारी है उसे एक बेसिक तरीके से, यानी कि ये बेसिक स्टेप्स है, इन बेसिक स्टेप्स को फॉलो करके आप ले भी सकते हो। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये एजुकेशनल वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सहमति रखते हो तो वीडियो को लाइक करें। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना आपको अच्छा लगता है, जो बहुत ही काम के वीडियोस होते हैं, तो इस यूट्यूब चैनल संडे निवेश को सब्सक्राइब करना ही करना है। क्विक और इजी अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है संडे निवेश, उसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी फ्री है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम अच्छे वैल्यूएबल इनपुट्स भी प्रोवाइड होते रहते हैं। तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड इस वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।